एवरीवन, मैं हूं निधि अनेजा फ्रॉम निधि इमिग्रेशन एंड करियर कंसल्टेंट्स एंड निधि इंग्लिश एकेडमी से। आशा करती हूं आप सब आज बहुत हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे और कोविड का जो इम्पैक्ट था वो सब खत्म हो चुका होगा फैमिलीज़ में और सब ठीक होंगे। बहुत टाइम के बाद मैं आज वीडियो में आ रही हूँ। द रीज़न इज़ 12th का रिज़ल्ट आया है। आप सब जानते हैं 2 दिन पहले 12th का रिज़ल्ट आया और रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, बच्चे बहुत खुश हैं, स्टूडेंट्स आर रियली हैप्पी। बट पेरेंट्स अब कंसर्न्ड हैं कि आगे क्या करना है, दैट इज़ करियर काउंसलिंग। जैसे कि मैं डील करती हूँ वीज़ा में, आईएलटीएस, पीटी एंड स्टडी अब्रॉड प्रोग्राम्स। सो आज मैं बात करने वाली हूँ कनाडा के बारे में। कुछ कॉमन क्वेश्चंस मैं 2 दिन से आंसर कर रही हूँ। वो हैं कि कनाडा जाने में क्या खर्चा होता है, दूसरा कि कनाडा जाने के बाद बच्चे को वर्क परमिट कितने साल का मिलता है, तीसरा आगे पीआर मिलेगा या नहीं, एंड द फोर्थ इज़ कोर्स सिलेक्शन कैसे करना है। तो ये चारों बातों को मैं आज इस वीडियो के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूंगी। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ ध्यान से सुनिए, इससे आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। द फर्स्ट थिंग इज़ कितना बजट पेरेंट्स को रेडी रखना है टू सेंड द चाइल्ड टू कनाडा। अब कनाडा में एजुकेशन सिस्टम समझते हैं। वन इज़ डिप्लोमा प्रोग्राम, सेकेंड इज़ डिग्री प्रोग्राम। एवरेज स्टूडेंट्स इस टाइम डिप्लोमा लेते हैं क्योंकि वो 2 साल का है, आपके बजट के अंदर होता है, और उसके बाद आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा जिसे हम बोलते हैं PGWP। एंड इसके बाद आप जब ये टेन्योर, दैट मीन्स 2 years ऑफ डिप्लोमा एंड 3 years ऑफ वर्क परमिट, इसके बाद आप अपने PR के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी बैकग्राउंड से हैं, आपकी एलिजिबिलिटी 2 चीज़ों से मीट होती है कि आपके परसेंटेज 12th में 60% ज़रूर हो, प्लस आपका IELTS का स्कोर 6 ईच मॉड्यूल में हो एंड ओवरऑल 6.5। अगर स्टूडेंट्स का स्कोर 6 ईच एंड ओवरऑल 6 भी आता है तो भी वो एलिजिबल हैं SDS के अंदर फाइल करने के लिए। इन केसेस में 90 से 95% वीज़ा आते ही आते हैं। कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, जैसे कि आप जिसके लिए आप कंसल्टेंट्स हायर करते हैं कि वो आपकी फ़ाइल को बिल्कुल वैसे प्रेजेंट करें जैसे कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस हैं, और बिल्कुल क्लियरली कोर्स सिलेक्शन हो जो बच्चे की रिक्वायरमेंट्स उसकी एबिलिटी से लिंक करता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चे का इंटरेस्ट किसी और कोर्स में है और वो कोई और कोर्स ले रहा है। इसी वजह से यू नीड द कंसल्टेंट एंड द गाइडेंस। अब बात करते हैं दूसरे बात की। जैसे कि मैंने बताया, पहला कंसर्न हमारा था कि कनाडा में बजट, उसके बारे में। अगर आपने डिप्लोमा लिया, एवरेज डिप्लोमा की जो फीस होती है वो 8 से 10 लाख के बीच में होती है। 3 मेन जगह हैं कनाडा में जाने के लिए। सबसे पहला है टोरंटो, विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर प्लेस फॉर द स्टूडेंट्स, और इसको बहुत अच्छी रैंकिंग एंड रेटिंग भी मिली है, स्टूडेंट सिटी बोला जाता है इसे। दूसरा है वैंकूवर, विच इज़ ऑल्सो वेरी पॉपुलर अमंग द स्टूडेंट्स, और तीसरा है मॉन्ट्रियल, जो एक ऑल्सो पॉपुलर डेस्टिनेशन है इन कनाडा फॉर दो स्टूडेंट जिनका बजट थोड़ा कम है, वो मॉन्ट्रियल अप्लाई कर सकते हैं। ये तीनों प्लेसेस बहुत हैपनिंग है, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के हिसाब से भी आपको ये जगह बहुत ज़्यादा अच्छी लगेंगी, बिकॉज यहाँ पे जैसे कॉलेजेस अच्छे हैं वैसे काम भी बहुत अच्छा मिलता है। तो बजट आपका हुआ जी, आपने 1 साल की ट्यूशन फ़ी करानी है, दैट इज़ अबाउट 8 to 10 lakhs, प्लस आपका एक GIC होता है डॉक्यूमेंट, विच इज़ गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट, दैट इज़ ऑल अबाउट मिनिमम $10,000। यहाँ पे मैं क्लियर करती हूँ, कैनेडियन डॉलर 10,000, जिसका INR में रेट है लगभग 6 लाख या 6.25 लाख के आसपास। तो टोटल आपको फंड्स चाहिए 10 लाख ट्यूशन फ़ी एंड 6 लाख आपका GIC, 16 lakhs के अराउंड। इसके बाद 2 और चीज़ें आपको अपने माइंड में रखना है जो आपको बजट में स्पॉन्सर करना है बच्चे के, दैट इज़ बच्चे का मेडिकल, दैट इज़ 6,300 एवरेज, और दूसरा जो है एम्बेसी फ़ी जो 15,000 के लगभग आसपास रहती है, जिसको हम अगर कैनेडियन डॉलर की बात करें वो है कैनेडियन डॉलर 235। ये हमारा पहला जो डाउट था वो हो गया क्लियर, दैट इज़ बजट। आपके माइंड में अब एक क्वेश्चन आ रहा होगा, अगर आपके किसी भी मॉड्यूल में 6 बैंड नहीं है लेकिन ओवरऑल 6.5 है, या फिर आपके ओवरऑल 6 बैंड्स हैं लेकिन किसी भी मॉड्यूल में 5.5 है, 6 बैंड नहीं है, सो क्या आप IELTS के बाद वीज़ा नहीं लगा सकते? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप वीज़ा लगा सकते हैं, बट द कैटेगरी इज़ डिफरेंट हियर, वी कॉल दैट नॉन SDS कैटेगरी। नॉन SDS कैटेगरी के अंदर वो वीज़ाज लगते हैं जिसमें IELTS स्कोर जो है 6 ईच नहीं होता। इससे पहले मैं एक सजेशन देना चाहूँगी सब स्टूडेंट्स को जिनका IELTS का स्कोर 6 ईच नहीं है, प्लीज़ ट्राई टू गेट इट। रिपीट करिए IELTS को, 1-2 महीना कोचिंग लेके IELTS स्कोर 6 ईच करना सबसे बेटर डिसीजन रहेगा।
क्योंकि उससे क्या होगा कि आप वीज़ा जो है बहुत इजीली ले पाएंगे। अगर हम 10 फाइल्स लगा रहे हैं उसमें से 9 फाइल्स का वीज़ा जो है आता ही आता है, मतलब 10 में से अगर 9 फाइल्स वीज़ा ले रही हैं एसडीएस में तो वो एक आपके लिए बेटर चॉइस रहेगी, बेटर ऑप्शन रहेगा। लेकिन अगर नहीं आ पाता है, आपको लगता है कि मैंने आइल्स काफ़ी बार कर लिया है और मैं 6 ईच को नहीं मीट कर पा रहा, ये आप क्राइटेरिया को मीट नहीं कर पा रहे, तो आपके लिए रास्ता बचता है दैट इज़ नॉन एसटीएस। सिर्फ डिफरेंस ये होगा उसमें डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा जाएंगी, ज़्यादा थोड़ा और आपको काम करना पड़ेगा इन द फाइल प्रोसेसिंग पार्ट। और वीज़ा जो सिलेक्शंस जो मैं बच्चों की बात कर रही हूँ कि वीज़ा उनके कितने आएंगे वो थोड़े से कम आते हैं। वीज़ा सक्सेशन रेट थोड़ा सा नॉन एसडीएस का कम होता है एज कम्पेयर टू एसडीएस कैटेगरी ऑफ वीज़ा फाइल एप्लीकेशन। सो ओवरऑल ये हमने बात करी कि कनाडा में अगर आपको जाना है तो आपका बजट क्या रहेगा, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा और आप किस कैटेगरी के अंदर वीज़ा फाइल कर सकते हैं। अब आ जाते हैं दूसरी बात पे। जितने भी कॉलेजेस इंस्टीट्यूट्स हैं उनको हम कैटेगराइज करते हैं DLI के नाम से, दैट इज़ कॉल्ड एज डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट्स। ये सब वो इंस्टीट्यूट्स हैं जो आगे आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट ज़रूर देते हैं। कोर्स की ड्यूरेशन डिसाइड करती है कि आपको कितने साल का वर्क परमिट मिलेगा और उसी हिसाब से बच्चे अपनी चॉइस सिलेक्शन करते हैं फॉर द कोर्सेज। सो जितने भी कॉलेजेस में हम डील करते हैं इन आर वीज़ा एप्लीकेशन पार्ट सर्विसेज, जो कॉलेजेस हम बच्चों को दे रहे हैं वो सब के सब वही होते हैं जो DLI हैं। हम किसी ऐसे कॉलेज के साथ काम नहीं करते जिसमें आपको आगे वर्क परमिट ना मिले, और ना ही मैं बच्चों को ऐसा सजेशन दूंगी कि वीज़ा लेने के लिए ऐसा कॉलेज लीजिए जिसमें आपको वर्क परमिट नहीं है, क्योंकि आगे आपको उसमें काफ़ी मुश्किलें हो सकती हैं। दैट्स वाई सेकेंड कैटेगरी मैंने यहाँ पे डिस्कस करी है एंड दैट इज़ कि आपका पोस्ट स्टडी वर्क परमिट जो है वो एलिजिबिलिटी आपको मीट करनी है विद द सिलेक्शन ऑफ द कोर्स एंड कॉलेज। अब आ जाते हैं तीसरी बात पे, दैट इज़ PR। सो जब भी मीटिंग होती है वीज़ा को लेके, पेरेंट्स के दो सबसे अगर मैं बात करूँ सारे क्वेश्चंस को देखे तो दो मेन क्वेश्चन यही होंगे कि बजट एंड PR मिलेगा या नहीं। सो अब जैसे हम एक बार आइल्स स्कोर आया और मीटिंग के लिए बैठे, वी आर टॉकिंग विद पेरेंट्स, तो उनके सबसे ज़्यादा कंसर्न्स इन्हीं चीज़ों पे होते हैं कि आइल्स के बाद PR कौन सी कंट्री देती है। येस राइट, कनाडा जो है वो PR देता है और बच्चे इस टाइम 4 से 5 साल में वहाँ पे रहने के बाद PR के लिए फ़ाइल कर सकते हैं और PR जो है बहुत जल्दी मिल भी रहा है कनाडा में। सो कनाडा का सबसे अच्छा एडवांटेज है अगर आप वहाँ जाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, सिर्फ इतना ही नहीं कि आपकी फ़ीस अफोर्डेबल है, आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिल रहा है, बट ये भी है कि लॉन्ग रन में आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलते हैं क्योंकि आपको PR मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा वहाँ पे हाई है, मिलेगा ही मिलेगा, प्लस जल्दी मिलेगा एज़ कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया एंड अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड जहाँ पे PR अवेलेबिलिटी जो है वो है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट थिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगी, दैट इज़ द राइट सिलेक्शन ऑफ कोर्स। मान लीजिए एकेडमिकली बहुत आप अच्छे हैं, आपका स्कोर 70% आता है, आप अच्छा स्कोर करते हैं ड्यूरिंग योर स्कूलिंग, यू गॉट गुड ग्रेड्स। अब IELTS में भी आप 6 ईच ले ही रहे हैं, साथ ही साथ आपका ओवरऑल स्कोर भी 6.57 ऐसा है, तो आप एक वास्ट मेजॉरिटी से ऊपर हैं इन टर्म्स ऑफ प्रूविंग योर कैलिबर एंड योर एबिलिटी। सो अब आता है कि आपको कैसा कोर्स लेना चाहिए। जब आप IELTS करके किसी कंसल्टेंट के पास जाते हैं तो वो आपको एडवाइस कोई भी कोर्स करते हैं जो कि आपकी पिछली पढ़ाई से रेलेवेंट नहीं था, सिर्फ इस बात पे जोर डाल के कि आपका वीज़ा आ जाएगा। यहाँ पे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कहना चाहूँगी, सिर्फ पैसे की वजह से कि कंसल्टेंट को कमीशन मिलेगा वो आपको अगर एम्फेसाइज करते हैं कि आप ये कोर्स ले लीजिए, या आपको सिर्फ इस बात से डराते हैं कि वीज़ा आ जाएगा इसलिए कोर्स रेलेवेंट है, अच्छा है, आपको अच्छा लगेगा ये कोर्स, ऐसे डिसीजंस मत लीजिए। आप ऑलरेडी अपने कैलिबर को प्रूव कर चुके हैं IELTS 6.5 लेके। अब सिर्फ आपका जो लास्ट डिसीज़न है आपके करियर प्रोग्रेशन को आगे ले जाने का वो यही है कि आप कैसा कोर्स लेते हैं। ऐसा मत करिए कि आप आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं तो सिर्फ आपके लिए अर्ली चाइल्डहुड ट्रेनिंग ही है, या आप ग्रेजुएट हैं तो आप सिर्फ सप्लाई चेन लीजिए क्योंकि इसमें वीज़ा आ रहे हैं इसलिए आपने भी ले लिया। दिस इज़ नॉट फॉर यू। देखिए, कनाडा इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। यू शुड अंडरस्टैंड कि आप कनाडा सिर्फ इसलिए नहीं जा रहे कि आपको वहाँ पे पहुँचना है, आप कनाडा इसलिए जा रहे हैं कि वहाँ पे पहुँचने के अलावा जो आपका मेन टारगेट जो गोल है वहाँ की क्वालिटी एजुकेशन लेने का है। अगर आप एक क्वालिटी एजुकेशन लेते हैं कनाडा से तो आपके लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ खुली हैं आगे जाके। मान लीजिए आपका मन करता है कि आप इंडिया में वापस आना चाहते हैं या दुनिया के किसी भी कोने में अपने आप को री एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, सो यू हैव एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़। लेकिन अगर आप ऐसा कोई कोर्स लेते हैं जिसके बारे में आपको कोई नॉलेज नहीं है, पिछला रेलेवेंसी भी नहीं है,
तो मेरे ख्याल से अपने आप को वेल सक्सेसफुल प्रूवन क्राइटेरिया या कैटेगरी में नहीं देख पाएंगे। इसीलिए राइट सिलेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो हम अपने ऑफिस के अंदर करते हैं, आई हैव माई टीम जो सिर्फ इसी चीज़ पे काम करते हैं कि बच्चे के प्रोफाइल में क्या स्कोर है, उसका क्या स्ट्रीम है और उसके हिसाब से उसका इंटरेस्ट किस में है और उसका जो सिलेक्शन ऑफ कोर्स है वो कैसा हो। जल्दी करने से या जल्दबाजी करने से कि बस अब स्कोर आ गया वीज़ा लगा दीजिए, बस महीने में सारा काम कर दीजिए कि इनटेक जा रहा है, ऐसा काम मत करिए प्लीज़। दिस इज़ योर लाइफ, योर करियर। बहुत ध्यान से सोच के डिसीजन लीजिए एंड गो विद द राइट एडवाइस ऑफ योर ट्रेनर्स, योर टीचर्स और आपकी जो लाइफ में आपके वेल विशर्स हैं, ज़रूर डिस्कस करिए कि आपका कोर्स अलाइनमेंट कैसा हो, फिर ही वीज़ा फाइल करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ज़रूर मिलूंगी आपसे अगेन for this particular choice of the course as well as further questions and queries related to Canadian immigration and study visa. Thank you so much.